Good morning, students. Now let us start with our chapter Matter in our surroundings. लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए थे, जैसे कि हमने बोला था कि किस तरह से हम मैटर की स्टेट्स को एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स लिखे थे, वो था टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। हम किसी चीज़ का टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज कर कर मैटर को एक से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात किया था कि हमारे पास स्टेट्स कौन कौन सी हैं। सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। किस प्रोसेस को कन्वर्ट करने का क्या नाम है, वो टर्म्स हमने बात करी थी। जैसे कि हमने कहा था जब सॉलिड लिक्विड स्टेट में जाता है तो इसे मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहा जाता है। जब लिक्विड सॉलिड स्टेट में जाता है तो इसे फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। जब लिक्विड गैसियस स्टेट में जाता है तो इसे वेपराइजेशन कहा जाता है। जब गैसेस लिक्विड स्टेट में आती हैं तो इसे कंडेंसेशन कहा जाता है। जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चला जाए बिना लिक्विड स्टेट के आए तो उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। या जब गैसेस डायरेक्टली सॉलिड में आ जाएं बिना लिक्विड स्टेट के तो उसे कहा जाता है डिपोजिशन। बट कई बार आप कुछ बुक्स में इस प्रोसेस को सब्लिमेशन के नाम से भी पढ़ेंगे, वैसे इसकी करेक्ट टर्म डिपोजिशन होती है। सो ये आपने पढ़ा था, और उसके अलावा हमने इसकी डेफिनेशंस जो है नोट डाउन करी थी। हम इसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं इसके, ठीक है। हमने पढ़ा कि सपोज़ जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई जो लिक्विड है वो गैसेस स्टेट में जा रहा है, ठीक है, उसे हमने कहा वेपराइजेशन हो रहा है, या उसको हम बॉइलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई लिक्विड गैसेस स्टेट में जा रहा है उसे वेपराइजेशन भी कहा जा सकता है और बॉइलिंग भी कहा जा सकता है। लिक्विड जा रहा है गैसेस स्टेट में, या तो उसे आप बोलोगे वेपराइजेशन या आप उसे क्या बोलोगे, बॉइलिंग। वेपर मतलब भी भाप होती है, गैस जो हॉट भाप या जो गैस होती है उसको वेपर्स बोला जाता है। मोस्टली वेपर्स जो टर्म है वो वाटर के लिए यूज़ की जाती है, मतलब वाटर की जो गैसियस स्टेट होती है उसके लिए यूज़ की जाती है, तो वहीं से ये वर्ड बनाया गया वेपराइजेशन, या फिर उसको कहते हैं हम बॉयलिंग, ठीक है। तो अब कोई भी ये जो प्रोसेस है, बॉइलिंग होगी या जो फ्रीजिंग होगी या कंडेंसेशन होगी, कोई भी जब ये प्रोसेस चेंज होता है तो हमने कहा कि हम स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं किसी टेम्परेचर को या प्रेशर को चेंज कर कर, राइट। टेम्परेचर को या फिर प्रेशर को चेंज कर कर हम स्टेट्स ऑफ मैटर को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि लेट अस अज्यूम, देखो नॉर्मली हम जो घरों में चेंज करते हैं वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है। गैस में रख दिया, हीट दे दी, फ्रिज में रख दिया, कूल कर लिया, टेम्परेचर चेंज करते हैं। प्रेशर को हम चेंज ज़्यादा नहीं कर पाते, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, प्रेशर जो है सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट को इफ़ेक्ट करता भी नहीं है। प्रेशर का जो मोस्ट इफेक्ट होता है वो सिर्फ किस स्टेट पर होता है, गैसियस स्टेट पर होता है, ठीक है। तो इन जनरल जब हम किसी स्टेट को चेंज करते हैं तो वी आर मोर कंसर्न विद इट्स टेम्परेचर। किससे ज़्यादा कंसर्न होता है, हमारा टेम्परेचर से ज़्यादा कंसर्न होता है। यानी प्रेशर को हम फिक्स मानकर चलते हैं, प्रेशर को हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और वो जो फिक्स प्रेशर होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर क्या है, लेयर ऑफ गैसेस हैं जो सराउंड करती हैं अर्थ को। जैसे सपोज ये अर्थ है और अर्थ के आसपास लेयर ऑफ गैसेस हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं गैसेस की, ठीक है, जो अर्थ को सराउंड करके रखती हैं। ब्लैंकेट ऑफ गैसेस जिसको आप कहते हो एटमॉस्फेयर। तो अब गैसेस जब हमारे ऊपर, जब हम यहाँ पर सपोज वी आर स्टैंडिंग हेयर ऑन दी अर्थ,
तो हमारे ऊपर लगातार वी हैव अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, वो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है। जैसे मान लो अभी तुम बैठे हो, मैं तुम्हारे ऊपर 10 बुक्स जो हैं तुम्हारे हाथ में रख दूँ, तो उनका वेट तुमको नीचे लेकर जाएगा, तुम्हारे हाथ को नीचे लेकर जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ जब तुम होल्ड करते हो तो उसका वेट होता है, जो वेट एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है तो उसको प्रेशर कह देते हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में कितना आप फोर्स लगाते हो वो प्रेशर होता है। तो जितना ज़्यादा वेट बढ़ता जाएगा उतना प्रेशर होता जाएगा। तो जैसे सॉलिड का वेट होता है, लिक्विड का वेट होता है, उसी तरह गैसेस का भी तो वेट होता है, तो उसकी वजह से प्रेशर भी होता है। तो जो एटमॉस्फेयर हम फील नहीं कर सकते, बट देन हमेशा एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। जैसे कि आप अगर माउंटेन्स पे चले जाते हो, तो जब माउंटेन के बिल्कुल पीक पे जाते हैं, हम ऊपर चले जाते हैं, जैसे हाई उस पे जाते हैं एल्टीट्यूड पे, तो आप जो है नॉजिक फील करने लग जाते हो। कई लोगों के जो नोज़ है उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कई लोगों को ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होती है। रीज़न ये है कि जितना हाई ऑल्टीट्यूड पे आप जाओगे, एटमॉस्फेयर की जो हमारे ऊपर लेयर्स हैं वो कम हो जाएंगी, यानी जो हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा था एटमॉस्फेयर का वो कम हो जाएगा। आर यू फॉलोइंग? तो इसलिए हम जो है ब्रीदिंग में हमको डिफ़िकल्टी होती है, या फिर सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो द पॉइंट इज़ दैट देयर इज़ एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड अस विच इज़ वेरी असेंशियल फॉर आर रेगुलर जो डे टू डे लाइफ है, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर चेंज होने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आगे इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर टर्म का यूज़ करने वाली हूँ बार बार। तो आई वॉन्टेड टू लेट यू नो दैट व्हाट इज़ दिस टर्म, व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अस। हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर लगता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इज़ दिस क्लियर? अब हम ये कह रहे हैं कि जब हम स्टेट्स को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर दो चीज़ों को चेंज कर सकते थे, बट हमने टेम्परेचर को चेंज करना है सिर्फ, और प्रेशर को हम फिक्स मान कर चलते हैं। और वो फिक्स प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज़ दिस क्लियर? वो फिक्स प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अंडरस्टूड? तो ये बात हो गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब हम आते हैं टेम्परेचर पे। जैसे कि आप लिक्विड को गैस में लेके जा रहे हो, बॉईल कर रहे हो। मान लो तुम्हारा लिक्विड वाटर है, वाटर को आपने गैस पे रख दिया। ऐसे तो नहीं है गैस पे रखते ही जो है हीट देते ही वो एकदम बॉईल होना शुरू हो जाएगा, टाइम लगाएगा। वाटर हीट लेगा, थोड़े टाइम के बाद उसके अंदर बबल्स आना शुरू होंगे, वो बॉइलिंग करना शुरू होगा, और वो अपनी स्टेट वेपर्स में वो चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो वो डेफिनेट टेम्परेचर जिसके बाद वाटर बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। यानी कि मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जो स्टेट चेंज होती हैं, सॉलिड लिक्विड में जाना, लिक्विड का गैस में आना, या और भी जितने भी तरह के हमने स्टेट चेंज पढ़ी हैं, सबका अपना एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है एट द फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम फिक्स कर देते हैं तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये एक डेफिनेट टेम्परेचर पे होते हैं, और उस डेफिनेट टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर वो प्रोसेस कौन सा है? लिक्विड का गैस में जाना है, मतलब जो टाइप ऑफ प्रोसेस है उस हिसाब से हम उसको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे आप 2 से 3 टर्म्स सिर्फ करने वाले हो, और वही आपके काम की टर्म्स हैं। ठीक है? तो आप यहाँ इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए फर्स्ट लिखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप लिख दें इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अस। ठीक है? अब सेकंड आप लिखें बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड टर्म आप क्या लिखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आपने शायद पहले भी सुना होगा, ये फर्स्ट टाइम नहीं सुना होगा आपने। तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉईल होने का टेम्परेचर। कोई लिक्विड जब बॉईल होगा तो वो प्रोसेस होने का जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट है, और वो टेम्परेचर हर लिक्विड के लिए फिक्स होता है। जैसे वाटर के लिए कितना होता है, किसी को पता है? वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जब आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखोगे तो
उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बॉईल होने का टेम्परेचर है। बॉईल होने का मतलब है लिक्विड का गैस में जाने का टेम्परेचर है, बट फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने एक टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, तो प्रेशर को हमें फिक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट डाउन करें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच a liquid boils, that is it changes its state from liquid to gases at fixed atmospheric pressure. Is this clear? It is the boiling point क्या है? It is the temperature at which a liquid boils. that is को लिख लें, that is को शॉर्ट में लिखा करें, that is I.E बनाएंगे तो उसको that is कहते हैं, IE, that is a liquid changes its state to gaseous at atmospheric pressure. Is this clear? For example लिखें, the boiling point of water is 100 degree Celsius. For example, the boiling point of water is 100 degree सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर के यूनिट होते हैं। व्हाट इज़ दिस डिग्री सेल्सियस? ये डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के यूनिट होते हैं। ठीक है, तो अभी आपने एक डेफिनेशन लिखी, किसकी लिखी? बॉइलिंग पॉइंट की लिखी। सेकंड डेफिनेशन आप लिखे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लिखें। इट इज़ द डेफिनेट टेम्परेचर एट विच a solid changes into liquid state। मेल्ट हो रहा है मतलब सॉलिड किस में जाएगा? लिक्विड में चला जाएगा। मेल्ट होने का मतलब क्या है? सॉलिड किस में जाएगा? लिक्विड में जाएगा, है ना। तो इट इज़ द डेफिनेट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, अब आप नेक्स्ट लिखें फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट लिखें। फ्रीज होना मतलब जमना, यानी लिक्विड किस स्टेट में जा रहा होगा? सॉलिड में जा रहा होगा। लिक्विड किस में जा रहा होगा? सॉलिड में। तो फ्रीज होना, लिक्विड का सॉलिड में जाना, तो ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच a liquid changes into solid state at atmospheric pressure। ठीक है, इट इज़ द डेफिनेट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें फॉर एग्जाम्पल वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट एज 0 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट एज 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जब आप 0 डिग्री पे आ जाओगे तो वाटर क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, मतलब वाटर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाने लग जाएगा। इज दिस क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक में। देखो, मैंने अभी ये कहा कि वाटर जब फ्रीज हो जाएगा 0 डिग्री पे, वाटर फ्रीज होने लगेगा, यानी वाटर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाने लगेगा, चेंज होने लगेगा। ये वो टेम्परेचर नहीं है जिस पे सारा का सारा वाटर एकदम जम जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर हम पढ़ रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर हम पढ़ रहे हैं, जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जाता है। हमने कहा 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जाता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। वाटर बॉयल हो रहा है मतलब वाटर लिक्विड से किस स्टेट में जा रहा है? गैस स्टेट में जा रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या हो रहा है? फ्रीज हो रहा है। सिर्फ मैं आई एम हेयर ओनली टॉकिंग अबाउट वाटर। वाटर फ्रीज हो रहा है मतलब लिक्विड स्टेट से किस में जा रहा होगा? सॉलिड में जा रहा होगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड भी है और गैस भी है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की कौन सी स्टेट है? वाटर 100 डिग्री पे वाटर लिक्विड भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो रहा है तो वाटर लिक्विड भी मिलेगा और सॉलिड भी मिलेगा। यानी ये जो टेम्परेचर है जिस पे कोई एक स्टेट चेंज करता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 2 स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं। 2 स्टेट्स क्या करती है? को एग्जिस्ट।
को एग्जिस्ट काम करने का मतलब होता है एक साथ होती हैं, यानी 100 पे लिक्विड और गैस दोनों हैं, क्योंकि वाटर लिक्विड से गैसियस स्टेट में चलना शुरू हो गया, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड से सॉलिड में जाना शुरू हो गया, तो लिक्विड और सॉलिड दोनों हैं। तो ये सिर्फ वाटर के लिए तुम्हें ये टेम्परेचर लर्न करने हैं। बाकी अगर कोई भी और लिक्विड होता या कोई भी और सॉलिड, मतलब वाटर के अलावा कोई भी और चीज़ होती, तो उसका भी जो टेम्परेचर होता ट्रांजिशन स्टेट पे, किस स्टेट पे? ट्रांजिशन का मतलब बदलाव आ रहा है जिस पे, ट्रांजिशन स्टेट का जो टेम्परेचर होगा उस पर 2 स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगी हमेशा। 2 स्टेट्स कैसे करेंगी? को एग्जिस्ट करेंगी। इज दिस क्लियर? तो नेक्स्ट लाइन डालें, उसमें लिखें नोट एट ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज व्हेन वन स्टेट चेंजेस टू अनदर। क्या है ट्रांजिशन स्टेट? जब एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो रही है। ट्रांजिशन की स्पेलिंग को ठीक से लिखना, एट ट्रांजिशन स्टेट that is when one state changes into other, 2 states of matter coexist. 2 states of matter coexist. For example, at 100 degrees Celsius, water is liquid as well as gas. For example, at 100 degrees Celsius, water is liquid as well as gas. नेक्स्ट लाइन में लिखें, एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। समझ आ रहा है आपको? 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग मतलब लिक्विड गैस में जाएगा, तो वाटर लिक्विड स्टेट में भी होगा और गैसियस स्टेट में भी होगा। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो वाटर लिक्विड स्टेट में भी होगा और सॉलिड स्टेट में भी होगा। इतना हो गया। अब देखो, एक और सोचने वाली बात ये है कि जब वाटर या कोई भी और लिक्विड है या कोई भी और स्टेट ऑफ मैटर है, जब वो स्टेट चेंज करती है तो हम बोल रहे हैं कि 2 स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड भी हो गया और सॉलिड भी हो गया, स्टेट तो चेंज हो रही है। तो जब स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो लिक्विड सॉलिड हुआ कैसे? क्योंकि लिक्विड का मतलब क्या था कि पार्टिकल्स उसके जो थे थोड़े दूर दूर थे, और सॉलिड का मतलब क्या है? पार्टिकल्स कैसे हैं? एकदम पास पास है। तो स्टेट चेंज हुई है, तो कुछ तो होना चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से, प्रेशर चेंज करने से हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, बट जिस पर्टिकुलर टाइम पर स्टेट चेंज हो रही है उस टाइम का टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है। मतलब ये बहुत सोचने वाली बात है। तो इस टाइम पे होता क्या है, जब स्टेट चेंज होती है टेम्परेचर चेंज नहीं होता बट हीट चेंज होती है। क्या चेंज होता है? हीट चेंज होती है। टेम्परेचर नहीं बढ़ता पर हीट चेंज होती है। हीट चेंज होती है मतलब स्टेट चेंज होते टाइम कोई जो स्टेट है वो या तो हीट को एब्जॉर्ब कर रही होती है या हीट को रिलीज़ कर रही होती है। हीट को क्या कर रही होती है? एब्जॉर्ब कर रही होती है, या फिर हीट को क्या कर रही होती है? रिलीज़ कर रही होती है। इज दिस क्लियर? जब हम सॉलिड से लिक्विड से गैसियस में जाते हैं, ठीक है, तो देखो सॉलिड के पास काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है ना? जितना ज़्यादा पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है ना? जैसे सबसे कम है इसकी काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की ज़्यादा है और गैसियस की और ज़्यादा है। जिसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को ज़्यादा हिट करेंगे, ज़्यादा मोशन में होंगे, ज़्यादा कोलाइड करेंगे, ज़्यादा हिट करेंगे, यानी उनके पास जो हीट होती है ना, उनकी अपनी जो हीट होती है वो ज़्यादा होती है। आर यू फॉलोइंग? जैसे कि तुम अपने हैंड्स को रब करो तो क्या होगा? गर्मी आएगी, हैंड्स वार्म होने लग जाएंगे। तो जो पार्टिकल जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? हिट कर रहे होंगे, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे होंगे, तो उसके अंदर जो उसकी हीट कंटेंट है वो उतना ज़्यादा होगा। हीट कंटेंट, अपना हीट कंटेंट, जैसे आपके पास अपनी एनर्जी है। अगर आप लेट से आपने एक पूरा दिन खाना नहीं खाया तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम स्ट्रेन हो जाओगे। 1-2 दिन बिना खाने के भी इंसान
इंसान आराम से सर्वाइव कर सकता है। तो अपना हमारे पास अपना बॉडी में क्या प्रेजेंट है, हमारे पास फैट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, जिसमें से हमें एनर्जी मिलती जाती है। तो सिमिलरली सभी स्टेट ऑफ मैटर के पास अपना हीट कंटेंट होता है। क्या होता है, अपना हीट कंटेंट होता है, ठीक है। और इस हीट कंटेंट को नाम दिया जाता है लेटेंट हीट। क्या नाम दिया जाता है, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या है, जो हर स्टेट ऑफ मैटर के पास हीट कंटेंट प्रेजेंट है उसे लेटेंट हीट कहा जाता है। इज़ दिस क्लियर। तो जब सॉलिड, लिक्विड और गैस में जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब उनका हीट कंटेंट बढ़ रहा है, उनका हीट कंटेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब सॉलिड में हम हीट दे दें तो वो किस में चला जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को और हीट दे तो किस में जाएगा, गैस में, क्योंकि इनकी हीट डिफरेंस किस में है, हीट में डिफरेंस है। पार्टिकल्स जो हैं वो दूर हैं। पार्टिकल्स दूर कब होंगे एक दूसरे से, जितना ज़्यादा वो कोलाइड करेगा, हिट करेगा, उतना दूर चला जाएगा। जितनी ज़्यादा हम हीट देंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, पार्टिकल्स उतने ज़्यादा एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो सॉलिड से लिक्विड से गैसेस में जब जा रहा है तो हीट कंटेंट बढ़ रहा है। उसी तरह अगर गैस से हीट हम ले लें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वो किस में आ जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड से हम हीट ले लें तो वो किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। हीट देने पर सॉलिड लिक्विड से गैस में जाएगा और हीट को ले लेने पर प्लस करेंगे तो ऐसे जाएगा और माइनस करेंगे तो कहाँ आएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा। आर यू फॉलोइंग। तो आप यहाँ पर पहले लिखें लेटेंट हीट, नेक्स्ट हेडिंग डालें लेटेंट हीट। आप लिखो लेटेंट हीट इज द, लेटेंट वर्ड का ही मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब छुपी हुई। लेटेंट वर्ड का क्या मतलब होता है, हिडन मतलब होता है। हिडन मतलब छुपी हुई। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे लेटेंट हीट, ठीक है। ये रही लेटेंट की स्पेलिंग, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इज द हिडन हीट कंटेंट ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। Latent heat is the hidden heat content of a state of matter. This heat is used to overcome the forces of attraction while changing the state. ठीक है, this heat is used to overcome the forces of attraction while changing the स्टेट। मतलब स्टेट चेंज करते टाइम ये हीट हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब सॉलिड में पास पास, लिक्विड में दूर, गैशियस में और दूर, उनको ओवरकम करने के लिए। या जब हम लेटेंट हीट को कम कर देंगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स गैशियस के पार्टिकल्स पास आएंगे, गैस से फिर लिक्विड बनेगा, लिक्विड के पार्टिकल्स और पास आएंगे और उससे क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। अब आप ऐसे लिख लें, सॉलिड में जब हम लेटेंट हीट देते हैं, ठीक है, हीट देंगे तो क्या बनाएगा, लिक्विड। लिक्विड में जब हम लेटेंट हीट प्लस करेंगे तो क्या बनाएगा, गैस बनाएगा, ठीक है। फिर गैसेस से जब लेटेंट हीट माइनस करेंगे तो क्या बनाएगा, लिक्विड। और लिक्विड से जब हम लेटेंट हीट को माइनस करेंगे, निकालेंगे, तो क्या बनाएगा, सॉलिड। ये बना लो, समझ आएगा। जितना हीट देंगे सॉलिड लिक्विड से, लिक्विड गैस से जाएगा, हीट लेंगे तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड स्टेट आ जाएगी, ठीक है। तो जब टेम्परेचर चेंज होता है, जब स्टेट चेंज होती है, जब सॉलिड लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड गैस में जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ट्रांजिशन टेम्परेचर पर, सॉलिड लिक्विड में जाएगा, लिक्विड गैस में जाएगा, पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या चेंज होगी, उनकी हीट चेंज होगी। सिर्फ उनकी क्या चेंज होने वाली है, हीट कंटेंट चेंज होने वाला है, टेम्परेचर उनका चेंज नहीं होने वाला। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जब वाटर क्या होता है, बॉयल होता है, तो वाटर लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो इसमें सिर्फ क्या चेंज आ रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो लेटेंट हीट वो ले रहा है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस थी, दिस इज़ 100 डिग्री सेल्सियस ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब वाटर बॉईल हो रहा है तो लिक्विड से गैसेस में जा रहा है, तो हीट को क्या कर रहा है, लेटेंट हीट को ले रहा है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब वाटर क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है,
ठीक है। तो फ्रीज हो रहा है तो किस में जा रहा होगा, वाटर जा रहा होगा लिक्विड से सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो लिक्विड से जब वो सॉलिड स्टेट में जा रहा है तो वो हीट, लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तो हीट क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, हीट माइनस कर रहा है, हीट दे रहा है, हीट दे रहा है, सराउंडिंग को हीट दे रहा है। इसीलिए फ्रिज में रखते हैं ना, तो फ्रिज में टेम्परेचर कम होता है, ठंडा होता है, तो हीट ले लेता है, हीट ले लेता है तो लिक्विड किस में चला जाता है, सॉलिड में। गैस पे रखते हैं तो गैस हीट दे देता है, तो लिक्विड किस में चला जाता है, गैसियस स्टेट में। आर यू फॉलोइंग? तो लेटेंट हीट जब किसी डेफिनेट प्रोसेस की होती है तो उसको नाम दिया जाता है उस प्रोसेस के हिसाब से। जैसे सॉलिड का लिक्विड में जाना मेल्टिंग कहा जाता है या फ्यूजन कहा जाता है। तो सॉलिड से मेल्टिंग लिक्विड में जाने वाले प्रोसेस की लेटेंट हीट को कह दिया जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहा जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वेराज लिक्विड से गैस में जाना बॉइलिंग भी कहा जाता है और वेपोराइजेशन भी कहा जाता है। तो इस लेटेंट हीट को नाम दिया जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो दोनों क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप डेफिनेशन लिखें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है, सॉलिड का किस में जाना, लिक्विड स्टेट में जाना। फ्यूजन का मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट का मेल्टिंग, बेसिकली सॉलिड स्टेट का किस में जाना, लिक्विड स्टेट में जाना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब कितनी हीट क्या हुई, माइनस हुई ना। सॉलिड लिक्विड में जाएगा तो हीट दी के ली, सॉलिड जब लिक्विड स्टेट में जाएगा तो हीट देगी कि लेगा, हीट लेगा, तो हीट ली गई है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में गया, हमने हीट दी, तो कितनी हीट ली गई सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाने के लिए, उसे कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और हम इसमें क्वांटिटी ऑफ सॉलिड को फिक्स कर लेते हैं। 1 kg सॉलिड के लिए बात करते हैं। कितने के लिए बात करते हैं, 1 kg के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉलिड होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जैसे पानी को बॉईल करना है, आपको 1 ग्लास वाटर है वो जल्दी बॉईल हो जाएगा, 5 ग्लासेस वाटर होंगे तो उनको बॉईल होने में टाइम लगेगा। तो जितना ज़्यादा मटीरियल होता जाएगा उसको उतनी ज़्यादा हीट चाहिए होगी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, सिर्फ 1 kg के लिए, ठीक है। तो आप लिखो और इन डेफिनेशंस में इंपॉर्टेंट डाल लेना क्योंकि ये पूछी जाती हैं बार बार एग्जाम में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the state, to change 1 kg of, it is the amount of heat required to change 1 kg of solid into liquid state, ठीक है। it is the amount of heat required to change 1 kg of solid into liquid state. Similarly, next आप लिखें latent heat of वेपराइजेशन। यही 2 हैं डेफिनेशंस जो आपको लर्न करनी है, सब स्टेट्स का नहीं लर्न करना, सिर्फ इन्हीं 2 का लर्न करना है। वेपराइजेशन मतलब लिक्विड किस में जाएगा, वेपर में जाएगा या गैस में जाएगा, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। क्लियर है। अब जो इस पे क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, वो क्वेश्चन आपसे ये आता है, 2 क्वेश्चन NCERT में ही हैं ये आपके। क्वेश्चन ये लिखा है कि अगर हमारे पास सपोज़ हमारे पास है 1 kg ऑफ नहीं, आपको क्वेश्चन दिया है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी है और वाटर भी है। मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी वाटर इस टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में भी है और वाटर इस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में भी है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस और वाटर दोनों हैं, तो दोनों में से बेटर कूलिंग कौन करेगा, बेटर कूलिंग किससे होगी। मतलब आप 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस को पकड़ लो या 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर पकड़ लो, दोनों में से ज़्यादा ठंडा आपको कौन लगेगा। दोनों का टेम्परेचर सेम है,
तो दोनों में स्टेट तो डिफरेंस हुई है ना, अगर स्टेट डिफरेंस हुई है, ठीक है, तो दोनों में चेंज किसका आया है, हीट का आया है। आइस सॉलिड स्टेट में है और वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो आइस जब वाटर में गया तो पार्टिकल्स दूर दूर गए, तो इसने लेटेंट हीट ली होगी, लेटेंट हीट ली होगी। तो ज़्यादा हीट किसके पास है, आइस के पास के वाटर के पास, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस में है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, पर हीट किसके पास ज़्यादा है, वाटर के पास हीट ज़्यादा है। तो जिसके पास हीट ज़्यादा होगी उसकी कूलिंग कम होगी, जिसके पास हीट ज़्यादा होगी उसकी कूलिंग कम होगी। तो कम ज़्यादा कूल आपको कौन लगेगा, आइस के वाटर, आइस लगेगी, कौन लगेगी, आइस। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, विच इज़ बेटर, विच विल कूल बेटर। तो आंसर क्या होगा, एट 0 डिग्री सेल्सियस आउट ऑफ आइस एंड वाटर आइस विल कूल बेटर बिकॉज while changing from ice to water has taken additional latent heat of fusion, latent heat of fusion। water के पास जो heat content है वो ज़्यादा है, water has more heat content due to additional latent heat of fusion। is this clear? सिमिलरली एक क्वेश्चन और इस पर आता है, तभी मैंने आपको ये टेम्परेचर लर्न करवाए हैं 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर आपसे वो बोल रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास स्टीम है और वाटर है। स्टीम क्या होती है, वाटर वेपर, समझ रहे हो ना, वाटर जब गैस में चला जाता है, गैस है और वाटर लिक्विड स्टेट में है। बताओ ज़्यादा बर्न्स किससे होंगे, बर्न्स मतलब गरम गरम पानी हाथ में गिरेगा तो जलेगा, उसे कह रहा है बर्न हुआ। तो ज़्यादा बर्न किससे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम से होगा या 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर से होगा। अब वाटर जब लिक्विड से गैस में गया यानी स्टीम बनी, तो यहाँ से यहाँ जाते हुए पार्टिकल दूर गए, तो लेटेंट हीट इसने ली। हीट ज़्यादा किसके पास है, दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस पर है, पर ज़्यादा हीट इस टाइम किसके पास है, ज़्यादा हीट हमारे पास किसके पास है, यहाँ पर गैस के पास यानी स्टीम के पास ज़्यादा हीट है। तो जिसके पास ज़्यादा हीट होगी बर्न्स ज़्यादा किससे होंगे, उसी से होंगे। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, स्टीम विल कॉज मोर सीवियर बर्न्स बिकॉज स्टीम हैज़ एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इज दिस क्लियर? आई होप यू आर फॉलोइंग मी, जो हम बात कर रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी आप इसको यहीं तक तैयार करके रखो एंड येस आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास।